तो आज हम लोग एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में थोड़े से जो इम्पोर्टेंट बचे हुए टॉपिक रहते हैं उनको कवर करेंगे। तो एक टॉपिक है इंडिजीनियस पीपल के बारे में, मूल निवासी या स्थायी निवासी जिन्हें बोला जाता है। तो समझते हैं कि मूल निवासी क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मूल निवासी को ऐसे डिफाइन करता है, वो लोग जो सदियों से खानदानी तौर पर किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल इनहेबिटेट के अंदर रहते आ रहे हैं, किसी जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते आ रहे हैं, पर टाइम के साथ किसी दूसरी रीजन के लोगों ने, किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने उन लोगों को फोर्सिबली वहाँ से हटा दिया और उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना ओवरकम या अपना डोमिनेंस दिखाने लगे। These type of people are known as indigenous people. UNO defines indigenous people as comprising the descendant of peoples who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different country or culture arrived there from other part of the world and overcame them. यूएनओ के अनुसार मूल निवासी इंडिजीनियस पीपल उन लोगों को बोला जाता है जो उन लोगों के वंशज हैं जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी यानी किसी सीमा के अंदर, किसी देश के अंदर रह रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं। बाद में दूसरे समुदाय के लोगों ने वहाँ पर आया और उनको ओवरकेम कर दिया, उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को इंडिजीनियस पीपल बोला जाता है। इनका जो जीवन यापन होता है, जो जीवन जीने की ड्यूरेशन होती है, लाइफस्टाइल होता है, वे ऑफ लिविंग होता है, वो सारा का सारा उसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, उसी पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पर ये रहते हैं, वहीं पर शिकार वगैरह करना, छोटी खेती वगैरह करना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ कर कर ये एक नॉमिनल जीवन जीते हैं। इन्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें नेशनल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है और इवन लोकल पॉलिटिक्स से भी लेना नहीं होता। रोज खाना कमाना वाला हिसाब किताब होता है। दीज पीपल आर नोन एज इंडिजीनियस पीपल। अब आप सभी देखते जा रहे हैं कि समय के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसी जगहों को यानी ऐसे जंगली इलाकों को जंगली लोगों से साफ कराया जाता है, उन्हें वहां से रिमूव करा जाता है और उन चीज़ों का जो इस्तेमाल है या उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल है डेवलपमेंट के लिए होता है। भाई ज़मीन खाली कराकर वहाँ पर कोई रेलवे ट्रैक अगर निकलना होगा, मॉल वगैरह बनाना होगा, तो इंडिजीनियस पीपल की कुछ डिमांड रहती है। डिमांड्स जानते हैं। दे शुड अलाउ टू कीप देयर आइडेंटिटी एज इंड्यूरिंग कम्युनिटी। वो एक स्पेशल कम्युनिटी है, उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहे, उनका कल्चर, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशन को मेंटेन रखा जाए, उनसे उनकी ज़मीन ना छीने। देखिए, इनका छोटा मोटा कल्चर होता है, जिस भी प्रकार से ये अपना जीवन जीते हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारे को एक स्पेशल कम्युनिटी, एंड्योरिंग कम्युनिटी, विशेष समुदाय के तौर पर, पृथक समुदाय के तौर, यानी आप लोगों से अलग है, इनके इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स में आप लोग इंटरफेयर ना करें, तो ये इस चीज़ की डिमांड करते हैं। दे शुड बी गिवन ड्यू शेयर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज इट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। जो कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट से होने वाले फायदे का थोड़ा हिस्सा इन्हें भी चाहिए, ताकि इनका भी विकास हो सके, ये भी आगे बढ़ सके। दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। विश्व समुदाय के अंदर, वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर इन्हें इक्वली ट्रीट करा जाए, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पैरिटी, ये सारी चीज़ें ना हो। इनसे इनकी ज़मीनें छीन ली जाती है, इनके नेचुरल रिसोर्सेज इनसे छीन लिए जाते हैं, इन्हें भगाने की कोशिश करी जाती है, इनसे इनका इलाका छीना जाता है। तो ये भी चाहते हैं कि हमें भी रहने का अधिकार है, हमें भी खाने का, शिकार का, खेती का अधिकार है। हम अपनी बॉर्डर लैंड से बाहर जाकर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो दे वांटेड या दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल इन वर्ल्ड कम्युनिटी। The economic resources of the indigenous people not must be unfairly exploited। जैसे कि मैंने बताया कि ये जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अपना पैतृक अधिकार यानी बाप दादा की ज़मीन मानते हैं। उस ज़मीन के उनमें जो भी नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ से नदियाँ जा रही है, नदी का पानी है, वहाँ पर कोई स्पेशल पेड़ पौधा उग रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इनका घर बार उन्हीं चीज़ों से चलता है। तो ये चाहते हैं कि यूज़ कर लो, ठीक है, इट्स ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्री, बट अनफेयरली एक्सप्लॉइट करना, इन्हें निकाल देना, जितने पेड़ हैं सारे काट देना, ठीक है, नदियों को बिल्कुल गंदा कर देना, दूषित कर देना वहाँ इंडस्ट्री लगाकर। तो दीज वर द डिमांड। तो इन चीज़ों के लिए इंडिजीनियस पीपल डिमांड उठाते हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, भाई देखिए नाम से ही पता चल रहा है,
इंडिजीनियस लोगों के लिए, मूल निवासियों के लिए विश्व स्तर पर एक काउंसिल बनी है विच इज़ नोन एज वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, कि इंडिजीनियस लोगों के हित के लिए, उनके भले के लिए एक काउंसिल बनाएगी जो वर्ल्ड लेवल पर काम करेगी विच इज़ नोन एज WCIP, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल. It is an international organization that work to gain global recognition for indigenous right. ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व स्तर पर काम करता है, जिसमें मूल निवासियों के अधिकारों को ग्लोबल रिकॉग्निशन, वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिले, विश्व में उन्हें पहचाना जाए, सराहा जाए और उन अधिकारों को उन्हें नवाजा जाए. कब बनाया गया? 1975 के अंदर बनाया गया. गोल टू हैव इंडिजीनियस राइट्स रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट. मूल वासियों के अधिकारों को भी रिकॉग्नाइज करा जाए, जैसे कि नॉर्मल बेसिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट होते हैं. ये इस काउंसिल का गोल है. इसकी फॉर्मेशन, इसका ऑब्जेक्टिव और इसकी फुल फॉर्म WCIP की भी कई बार आ जाती है, तो आप लोग रिकॉल कर ध्यान में रखिएगा. आगे बढ़ाते हैं. इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. पहले फर्स्ट हाफ खत्म करते हैं ऊपर से. इंडिया एक्सेप्ट्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर या भारत में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनवायरमेंट को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न्स हैं, उनको लेकर भारत का जो स्टैंड है वो ये है कि इंडिया एक्सेप्ट्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. भारत इस चीज़ को मानता है कि देखिए जो प्रॉब्लम है, जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है वो हम सभी के बीच कॉमन है, बट वी ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसका मानना है कि डेवलप्ड नेशन को थोड़ा ज़्यादा अपने एंड पर करना चाहिए एनरोलमेंट उसके अंदर, बाकी डेवलपिंग है, LDCs हैं, उनको थोड़ा अलग से कम करना चाहिए, उन्हें थोड़ा रिडम्पशन मिलना चाहिए, एग्जम्पशन मिलना चाहिए उन चीज़ों को करते हुए. मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशन पहले पॉइंट से ही कोरिलेटेड है. मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशन, कि डेवलप्ड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में, ग्रोथ को प्रमोट करने में और एनवायरनमेंट हार्म को रिड्यूस करने में डेवलप्ड नेशन का हाथ ज़्यादा था. तो उन्हीं का ज़्यादा पॉइंट बनता है कि वो लोग उनको कंज्यूम कम करें, रिड्यूस कम करें और एक सस्टेनेबल टेक्निक निकालें और अदर देशों की भी मदद करें. साइंड क्योटो प्रोटोकॉल, भारत के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर साइन करे गए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि हुई जिसे क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है और भारत ने उसे साइन करा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी दी है कि ठीक है हम लोग भी इस हिसाब से कंजर्व करने का काम करेंगे या भारत भी ऐसा काम करेगा. नेशनल अवेयरनेस का काम करा है. राष्ट्रीय स्तर पर भारत इन चीज़ों को प्रमोट करता है कि किस प्रकार एनवायरनमेंट को बढ़ाया जा सकता है, एनवायरनमेंट पर होने वाले हार्म्स को रिड्यूस करा जा सकता है, पोल्यूशन को कम करा जा सकता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन को कैसे कम करा जा सकता है. ये सारी चीज़ें इंडिया नेशनल अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, अपने देश के अंदर देश के लोगों को प्रमोट करता है, अवेयर करता है कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं. सपोर्ट्स एनवायरनमेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर सार्क. एक सार्क के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है. सार्क की फुल फॉर्म, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप आप कमेंट में लिखिए सार्क की फुल फॉर्म क्या है. सपोर्ट्स एनवायरनमेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर सार्क. सार्क के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं, दक्षिण एशिया का एक रीजनल कोऑपरेशन संगठन है जिसका नाम है सार्क. वहाँ पर ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाता है, बनाया भी है, बनवाया भी है और उसे सपोर्ट करता है कि हम इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे और साउथ एशिया में जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स चल रहे हैं उन्हें सुलझाएंगे. सपोर्ट्स UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कन्वेंशन बनाई है, उस चीज़ को प्रॉपर सपोर्ट करता है कि उसके अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो भारत की तरफ से स्टैंड ये है, भारत UNFCCC को सपोर्ट करता है. कुछ मेजर इनिशिएटिव इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज. ऐसे एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना जो रीन्यूएबल सोर्सेज है, यानी उन्हें दोबारा से रिन्यू करा जा सकता है, रीयूज़ करा जा सकता है, जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे और एनवायरनमेंट में से इतने जल्दी से ख़त्म भी नहीं होंगे. नेशनल ऑटोफ्यूल पॉलिसी, एक पॉलिसी भारत लेकर आया है विच इज़ नोन एज नेशनल ऑटोफ्यूल पॉलिसी. ऐसी चीज़ें कर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू, भारत का क्या स्टैंड है
एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपना एक दमदार पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। एजेंडा 21 या जिसे हम अर्थ समिट, रियो समिट, ये सारी चीजें जो रह गई थी हमारी लास्ट वीडियो में से पढ़ते हैं। रियो समिट, देखिए रियो समिट को रियो समिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्राजील में स्थित एक शहर रियो डी जेनेरो, उसमें ये सम्मेलन हुआ। डेट्स वाई इट इज नोन एज रियो समिट। और ये हुआ कब? जून 1992। इसे अर्थ समिट भी बोलते हैं। अर्थ समिट कहने के पीछे का रीजन ये है, अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए, अर्थ के एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को कंजर्व करने के लिए एक समिट हुआ विच इज नोन एज अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। एम क्या था? इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेशन को, सहयोग को प्रमोट करना जिससे एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन हो सके, उसकी रक्षा करी जा सके। एजेंडा 21। अब यहीं पर इसी प्रोटोकॉल के अंदर, इसी समिट के अंदर एक एजेंडा लिखा गया, एक ऑब्जेक्टिव लिखा गया है विच इज नोन एज एजेंडा 21। 21 एजेंडा इसके अंदर लिखे गए, 21 बातें, 21 ऑब्जेक्टिव लिखी गई। तो रियो समिट में मेजर पॉइंट यह है, इन्होंने एक एजेंडा 21 तैयार करा जिसके अंदर कुछ 21 प्रिंसिपल है, 21 एजेंडा आपके सामने, जिसमें से थोड़े हमें याद करने। The Rio Summit produced convention dealing with the climate change, biodiversity, forestry, and the recommended a list of development practices called Agenda 21. It has 21 principles in it. इसके अंदर 21 प्रिंसिपल हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ मैंने लिख रखे, सारे याद नहीं करने, 3 से 4 एटलीस्ट आप कंसिडर करके चलिएगा, आपको याद रखने। इंटरजनरेशनल इक्विटी, देखिए जो इंटरजनरेशनल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर इक्विटी बनी रहे। जो रिसोर्सेज जनरेशन ए ने यूज़ करे हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जनरेशन बी को भी करने दिया जाए, वो भी डेवलपमेंट कर पाए। एजेंडा 21 के अंदर एक गोल ये रखा गया, एक प्रिंसिपल ये रखा गया। सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का सतत इस्तेमाल करना, नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना आने वाली पीढ़ी को भी वो मिल सके और जो प्रेजेंट में पीढ़ी है उसका भी डेवलपमेंट हो सके, बट इन अ सस्टेन वे। रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना, रिसोर्सेज को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना, तरीके के साथ एक बैलेंस बनाकर, एनवायरमेंटल बैलेंस और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और जो हमारा दूसरा डेवलपमेंट है अर्बन डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, दोनों में एक बैलेंस बना रहे। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता की संरक्षण या जैव विविधता का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें जैविक जीव जंतु, फ्लोरा फोना, ये सारी डाइवर्सिटी मिलकर एक बैलेंस बनाती है, एक इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। उस बैलेंस को कंजर्व करके रखना है। जैसे आप देखते हैं कि जो स्पैरो छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी, वो अब हमें देखने को नहीं मिलती। उन चीज़ों को रिड्यूस करना है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके चलना है, डेवलपमेंट भी हो, जीव जंतु फ्लोरा फोना पर हार्म ना हो। प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण की सुरक्षा। आप देखिए ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, गर्मी बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती जा रही है, इन सारी चीज़ों को। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर की रक्षा करना। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब तक जनता का पार्टिसिपेशन एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में नहीं होगा, तब तक एनवायरनमेंट के लिए आप कितने भी पॉलिसीज, कितने प्रोटोकॉल, कितने एजेंडा बना लीजिए, हम सभी को लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली एक कोऑपरेट करके आगे आना पड़ेगा। अपने जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनको रिड्यूस करना, एक स्मार्ट, एक प्लान वे में काम करना। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश एक दूसरे का सहयोग करें एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में और डेवलप करने में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखिए जो डेवलप्ड नेशन है वो थोड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं यूडीसीज और एलडीसीज को, जो उनके विकास में थोड़ी बढ़ोतरी करें या उन्हें डेवलप करा सकती है। तो डेट इज एजेंडा 21, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ प्रोविजंस पढ़ाए, कुछ एजेंडा के प्रिंसिपल पढ़ाए एजेंडा 21 के। दीज प्रिंसिपल एम टू अचीव बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। इन प्रिंसिपल्स का जो एम है वो ये है कि भाई सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, एलडीसी हो, यूडीसी हो, डेवलप्ड नेशन हो, सभी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर हो, एनवायरनमेंट का भी बैलेंस हो और डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिले, ग्रोथ भी हमें देखने को मिले।